पूरे देश में जिस तरह से ये यकतरफा तौर पे गवर्नमेंट ने अदालत का रोल इख्तियार कर लिया है, जुडिशरी की पोजीशन इख्तियार कर ली है कि अभी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, उस पर केस साबित नहीं हुआ और आपने उसके घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया। लोग प्रोटेस्ट में निकले, उनके खिलाफ गोलियां चला दी गई। पहले कभी आंसू गैस चलाई जाती थी, टीयर गैस, या उसके अलावा जो है वो वाटर कैनन चलाया जाता था। लेकिन आज छूटते ही जो है, अगर सामने कोई मुस्लिम समुदाय का कैंडिडेट है तो आप गोली चला देते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और ये जो माहौल पैदा हो रहा है इसने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी। और हमने ये जो बात कही है बुलडोज़र टेररिज्म, ये बहुत सोच समझ कर कहा है। देखिए, जब भी टेररिज्म से क्या होता है, आप समाज में दहशत फैलाते हैं, समाज में भय पैदा करते हैं, समाज में लोगों को खौफजदा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर यही स्थिति उत्पन्न हो गई। किसने पत्थर चलाए थे, क्यों चलाए थे, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी ये कोई चीज़, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आपने हज़ारों लोगों पर FIR कर दी है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और उन पर बड़ी सख्त धाराएं लगा दी है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर आप अमल कर रहे हैं? आपने लीगल पोजीशन भी ले ली है, आप जुडिशरी भी बन गए हैं और ख़ुद फैसला कर रहे हैं। जावेद मोहम्मद जो हमारी नेशनल फेडरल वर्किंग कमेटी है, उसके एक अहम सदस्य हैं और पहले वो यूपी स्टेट के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। उनको आपने ये कहा कि उन्होंने वो प्रयागराज के अंदर जो जुलूस निकला था उसके अंदर वो शामिल थे और वो मास्टरमाइंड थे उसके। जो आदमी उस जुलूस में शामिल भी नहीं था, आप उनकी फेसबुक पेज देख लीजिए जाकर, जो इससे चंद घंटे पहले उन्होंने मैसेज दिया था कि हमें अपनी बात कहने के लिए मेमोरेंडम का सहारा लेना चाहिए, जुलूस नहीं निकालने चाहिए। उस आदमी को आपने मास्टरमाइंड बताया। रात के 8:30 बजे उसके घर से उसको गिरफ्तार किया। 12:30 बजे उसकी वाइफ को और उसकी एक बेटी को आप बगैर किसी वारंट के, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि रात में किसी महिला को पुलिस नहीं उठाएगी। आपने 12:30 बजे रात में उनकी वाइफ को, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, और एक बेटी को उठाकर ले गए और 24 घंटे तक इल्लीगली थाने के अंदर बंद कर रखा। और फिर आपने रात में 10 तारीख की रात में एक नोटिस लगा दिया जावेद मोहम्मद साहब के घर पर और ये कह दिया कि ये घर जो है बगैर नक्शा पास किए बनाया गया है। जबकि हम ये जानते हैं और हम आज साबित कर देंगे आपके सामने कि वो घर जावेद साहब के नाम पर नहीं है। वो जावेद साहब की वाइफ को उनके फादर ने शादी से पहले गिफ्ट किया था। उस घर को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि इससे पहले नोटिस दिए गए थे आपको। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को यह मालूम नहीं था कि यह घर किसके नाम से है, कौन इसका टैक्स भर रहा है, कौन उसका एक लीगल यानी उसका ओनर है? ये मालूम नहीं आपको। और आप चूंकि जावेद मोहम्मद वहाँ रहते हैं तो आपने जाकर उनका घर तोड़ दिया। किस कानून के तहत तोड़ा? कहाँ से ये मिल गया? योगी साहब ने एक ऑर्डर कर दिया वहाँ से कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घरों को डिमोलिश करेंगे। तो प्रशासन के लिए काफ़ी था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई वो घर किसका है। ये इसके लिए कोई यानी खंगालने की पेपर्स को देखने की कोशिश नहीं की गई। और फिर ये झूठी बात कही जा रही है कि हमने पहले 10 मई को इनको इन्फॉर्म किया था, फिर वक्त दिया था आने का। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। वो पहला नोटिस था जो रात में लगाया गया 10:30 बजे रात में, और दूसरे दिन उसको डिमोलिश कर दिया गया घर। ये इल्लीगल है, ये आर्बिट्री है, ये अनलॉफुल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जावेद मोहम्मद का कसूर ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे 11 राज्यों में काम करती है, पिछले स्टेट इलेक्शन में उसने अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को यूनिलैटरल सपोर्ट दिया था। 5 बार हमारी उनके साथ, अखिलेश जी के साथ मुलाकात हुई थी और 5 में से 4 बार जावेद मोहम्मद भी हमारे साथ में थे। और जावेद साहब इलाहाबाद की करीब में जो चायल कॉन्स्टिट्यूंसी है
वहाँ से हमारे प्रपोज कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में उस पर सहमति नहीं हो पाई, इसलिए फिर हमने उनको विड्रॉ कर लिया। तो और उसके बाद आप जानते हैं कि जब हमारी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव जी से, उसी वक्त में योगी साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये वेलफेयर पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। जो वेलफेयर पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, वो उमर खालिद का फादर है। उमर खालिद का फादर होना कोई जुर्म है क्या? उमर खालिद पे कोई जुर्म साबित हुआ है क्या? उमर खालिद को जिस तरह फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया गया, वो आपके सामने आ रही है, जो कुछ कोर्ट के अंदर वार्तालाप चल रहा है। तो ये जो तरीक़ा इख्तियार किया गया, सिर्फ इस वजह से इख्तियार किया गया कि जिस तरह वहाँ पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उसके साथ जो बिहेवियर रूलिंग पार्टी कर रही है, उसको हमने कल भी देखा जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ में जो कुछ किया गया। तो चूंकि हमने यूनिलैटरली सपोर्ट किया था अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव की जो कामयाबी हुई उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, तो हमें सबक सिखाने की कोशिश की गई। जावेद मोहम्मद की जो बेटी है आफरीन फातिमा, वो हमारी यूथ विंग है, हमारा स्टूडेंट विंग है, फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसकी नेशनल सेक्रेटरी है। ये दोनों बाप और बेटी सीए के खिलाफ जो तहरीक चली थी, एंटी सीए मूवमेंट जो चली थी शाहीन बाग के नाम से पूरे देश में, उस तहरीक में प्रयागराज के अंदर ये भी फोर फ्रंट पे मौजूद थे। तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है निशाना बनाया जा रहा है, और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी भी उसी वजह से हुई है। और जावेद मोहम्मद को बिल्कुल गलत तरीके से उन पे गलत धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। आप उनके घर को ध्वस्त कर देते हैं, घर के पूरे सामान को लाके सामने फेंक देते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। बाद में पुलिस ये क्लेम करती है कि उनके पास से ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला और वहाँ से कट्टे मिले। वाह भाई वाह, कट्टे मिले, किसी को मालूम नहीं कट्टे किसने देखे नहीं है। और आप 3 दिन से माहौल बना रहे थे, कोई आदमी कट्टे घर में रखकर रहेगा? यानी पुलिस को इतनी अकल तो आनी चाहिए कि कोई बात कहते वक्त में ये समझना चाहिए कि कौन बात के अंदर कितना दम है। एक ऐसे आदमी को जिससे कल तक इलाहाबाद की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस शांति के लिए और बहुत सारे प्रयासों के लिए जिसके साथ बैठती थी, वही एसपी साहब जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने प्रेस को संबोधित किया, वो घर जाते थे जावेद साहब की। प्रयागराज के अंदर जितने भी ऐसे शांति के लिए प्रयास हुए, उसमें जावेद मोहम्मद पेश रहते थे। आज आप उनको एक आतंकी घोषित करते हैं, आज उनको क्रिमिनल घोषित करते हैं और मास्टरमाइंड बताते हैं। फिर जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुए थे, किसी मुस्लिम संगठन ने कॉल नहीं दी थी, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है। जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा था, उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है, सिवाय इसके कि उनको निलंबित किया है 6 साल के लिए। उस पर पूरे देश में गुस्सा है, देश के बाहर भी गुस्सा है, आपके सामने है चीज़। उस पर अगर कुछ लोग प्रोटेक्शन निकालते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जाकर। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में एक आदमी का घर तोड़ा गया और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, झारखंड के अंदर भी उनके खिलाफ गोली चला दी गई। 2 लोग हमारे शहीद हो गए और 12 लोग जो हैं जख्मी हैं। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करवाई जाए, और जितने पुलिस ऑफिसर या जितने भी पद अधिकारी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार पाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से, उन सबको अनकंडीशनल रिहा किया जाए, जावेद साहब के साथ साथ। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो घर इल्लीगल तरीके, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप देख लीजिएगा कि टैक्स किसके नाम से भरा गया, किसके नाम से वो जगह है, कब नोटिस दिया गया, तो आप खुद देख लीजिएगा। हमारा ये मुतालबा है कि वो घर जो आपने जावेद साहब का कह के तोड़ा है, वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर है, उस घर को जैसा तोड़ा था वैसा ही बनाकर वापस लौटाया जाए।
हम उनके फैमिली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पे कंप्लेंट लिखवाई है। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और नेशनल विमेन कमीशन को भी एप्लीकेशन दी है कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो पूरे मुल्क में टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल के ऊपर संज्ञान लिया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ख़त लिख रहे हैं कि जब इस देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर जब सवाल खड़े किया जा रहा है, जब उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन हालात का और स्टेट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे देश में जब भी सत्ता की तरफ से कोई इनजस्टिस होता है तो हमारे पास में जो साधन है, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, वो है हमारी जुडिशरी। हमें जुडिशरी में भरोसा है, हमें इस बात का यकीन है कि जावेद मोहम्मद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में जो वातावरण है उसको देख रहा है, चीफ जस्टिस देख रहे हैं किस किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आप सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हो। हमारा देश बरसों से एक प्लूरल स्टेट है, इसमें आपसी सद्भाव है, कम्युनल सद्भाव पाया जाता है। आप उसको छेड़ रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। किसके 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 फायदे के लिए कर रहे हैं? आपके पार्टी का फायदा हो जाए, आपको चंद वोट मिल जाए तो आप देश के पूरे वातावरण को खराब कर देंगे, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देंगे। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ की जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। और हम आपके माध्यम से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने इसके खिलाफ, इस इलीगल डिमोलिशन के खिलाफ, इस बुलडोज़र टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जिन्होंने इसके खिलाफ ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं और हम उन सब को साथ लेकर एक नेशनल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आइंदा जो देश के जो सिटीजन्स हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। हम सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि वो घर में न बैठे, वो मैदान में आए। हम समझते हैं कि आफरीन फातिमा को भी टेरराइज किया जा रहा है। जिस किस्म के अल्फाज एसपी इलाहाबाद ने कहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके टारगेट में आफरीन फातिमा भी है। आफरीन फातिमा जेएनयू की स्कॉलर हैं, वहाँ से काउंसलर इलेक्ट हुई है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है और एक अच्छी नागरिक भी है। वो हमारी यूथ विंग की एक नेशनल सेक्रेटरी है। उसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं और अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रूलिंग पार्टी को भी और जो लोग अपोजिशन में, उन सबको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वप्रिय है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को प्रथम स्थान हासिल है, तो कोई भी रूल ऑफ लॉ से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे और कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ में ये हरकत न करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, रूल ऑफ लॉ के होते हुए मनमाने तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से कार्रवाई का आगाज़ करें। मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के माध्यम से भी मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए तो जनता को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आज एक समुदाय के खिलाफ, आज चंद लोगों के खिलाफ बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बाकी रहा, इसको चेक नहीं किया गया, कोई सामने नहीं आया, तो मुझे यकीन है, मुझे अंदेशा है इस बात का, आई हैव एन अप्रीहेंशन, कि उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी, कोई ऐसा आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं बचेगा जो हुकूमत की मुखालिफत करे, हुकूमत के खिलाफ बात करे, वो कोई आदमी नहीं बचेगा, सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। तो हम एक संवैधानिक देश हैं, हम एक रूल ऑफ लॉ वाला देश है, हम एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमें अपने देश के सम्मान को बाकी रखने के लिए हमारे देशवासियों को सामने आना चाहिए।
इन्हीं अल्फाज साथ बात खत्म करता हूँ।